नमस्कार बच्चों। सो बच्चों, आज हम करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो भाई लास्ट टाइम हमने किया था कि कैसे हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड क्लीवेज करते हैं और होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फ्यूजन से रेडिकल्स, कैटायंस या अनायंस फॉर्म करते हैं। छोटी सी बात करेंगे भाई, रेडिकल्स क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, अनायंस क्या होते हैं। फिर हम सीधा अपने डायरेक्टली अपने इफेक्ट्स के ऊपर चल पड़ेंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स की हम बात करें, वैसे हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे अलग से आगे चल के आफ्टर द इफेक्ट्स। लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ कि बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। भाई हेटेरोलाइटिक फ्यूजन से अपने पास कटायंस और अनायंस बन रहे थे। अब ऑर्गेनिक के अंदर हम बात करते हैं कार्बोकटायन के बारे में। किसके बारे में? कार्बोकटायन के बारे में। कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकटायन। सो स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलेंगे कार्बोकटायन। स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। अच्छा, इसके बारे में दो तीन बातें कि भाई कार्बोकटायन कब बनेगा, कैसे बनेगा, और इसके बारे में दो तीन की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक सैंपल के फॉर्म में ले लीजिए आप। सपोज दिस इज CH3 कटायन, मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकटायन। तो अगर आपके पास कोई भी कार्बोकटायन है तो उसके बारे में क्या क्या बात है आपको पता होनी चाहिए पहले से ही, ताकि इफेक्ट्स को आप बेटर समझ पाएंगे। तो कुछ पॉइंट मेंशन करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मैं पूछूंगा इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसके पास 3 बॉन्ड है आसपास, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो कोई भी कार्बोकटायन क्या रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, सारे बॉन्ड एक ही प्लेन के अंदर हो जाएंगे। सो ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, दूसरी बात होगी। और अगर sp2 है तो आपको पता है कि जो आइडियल बॉन्ड एंगल है दैट विल बी 120 डिग्री। ऑप्शन डी। सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। क्या इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं। इसके पास तो जो इलेक्ट्रॉन था इसका खुद का वो भी निकल गया था। सो डज नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, क्रॉस मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आप एकदम बोल सकते हैं कि सर दिस स्पीशीज इज डायामैग्नेटिक। सो कार्बोकटायन क्या हो जाएगा फिलहाल अपने पास इस केस के अंदर? डायामैग्नेटिक, जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। सारी बातें कर सकते हैं। या फिर आप एक बात और कर लीजिए भाई कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, बोलो मुझे। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? भाई अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड, उनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है। फॉर्मूला याद है? √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। यस, एन क्या होंगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है ही नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो, दैट इज व्हाई इट इज डायामैग्नेटिक। किसी के बारे में आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए, किसी कार्बोकटायन के बारे में। कटायन है बेचारा, प्लस चार्ज लेके बैठा है और कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ अपना। क्या बोले इसके बारे में? अगला पॉइंट क्या बोल सकते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओहो, बड़ा बुरा हुआ। अगर आपने उसका ऑक्टेट पूरा नहीं किया तो फिर दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? भैया ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये डेफिशिएंसी में आ चुका है। क्या हो चुका है? डेफिशिएंसी में आ चुका है। तो हम क्या बोलेंगे भैया कि कार्बोकटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओहो, उन्हें कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो बढ़िया, उनको मजा आ जाएगा, दे विल स्टेबलाइज। और अगर उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है कुला मिला दे ले दे के, 4-5 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है फिलहाल, अगर वो भी निकाल लोगे तो दे विल बिकम और ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को बाद में यूज करेंगे इफेक्ट्स को यूज करते हुए कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसलिए कोई अगर इफेक्ट के थ्रू अगर हम इनको डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनको दे रहे हैं तो इनको फायदा रहेगा। और कोई इफेक्ट के थ्रू इनसे डेंसिटी वापस ले रहे हैं तो इनको और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली बेसिक बात मैंने बताया आपको रिगार्डिंग कार्बोकटायन। सेम बात आप कर सकते हैं, सेम बात आप कर सकते हैं कार्बो अनायन के बारे में। कार्बो अनायन के बारे में मैंने कहा था ना कि भाई आपके पास इधर हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में कार्बोकटायन बनता है और कार्बो अनायन दोनों बनते हैं।
कार्बोन क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज, स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसको बोलेंगे कार्बोनाइन। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है आपके पास, तो अगर मैं एग्जांपल उसका, तो एग्जांपल कैन बी CH3 माइनस। बोलिए सुनो, तीन बॉन्ड है, एक लोन पेयर आ चुका है माइनस के फॉर्म में, सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बोलो यस, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। बोल सकते हैं, बोलो। हाँ, क्योंकि माइनस चार्ज है इसके ऊपर, तो ये भिखारी नहीं है। माइनस चार्ज मतलब राजा बन चुका है ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अच्छी हो चुकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहलाएंगे। वो क्या थे, भिखारी थे बेचारे, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो जाएंगे। बाकी सेम पॉइंट डायमैग्नेटिक है कि नहीं वो आप सब नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से। थर्ड अपने पास क्या रहेगा, रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स। कार्बन के ऊपर एक डॉट आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, इस तरीके से। और होमोलाइटिक फ्यूजन में रेडिकल्स आप बना रहे थे इन द गैस फेज और इन द एनर्जी फेज और इन द टेम्परेचर फेज विदाउट एनी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लेना भी है तो वी विल यूज नॉन पोलर सॉल्वेंट। भाई एग्जांपल देख लो, CH3 रेडिकल, इसमें क्या रहेगा भाई, यहाँ इस तरीके से, दिस इज sp2, और एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, उसमें आपका एक रेडिकल ऐसे बैठा हुआ है इस प्रकार से। अगेन दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, प्लेनर होगा, यस इट विल बी प्लेनर। क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अनपेयर्ड, सो इट इज, दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग अनपेयर्ड स्पीशीज। सो रेडिकल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिलहाल कितने इसके पास, एक के बराबर है। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करेगा, रिपल्शन फील नहीं करेगा। पैरामेग्नेटिक कंपाउंड स्पीशीज फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिक बात बताई मैंने। देखो, फिर भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, बोलो, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्यों, इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और एक, सात, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओहो, बेचारा रह गया। अगर एक और मिल जाता तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता। एक और मिल जाता तो मतलब इसकी भी चाहत है, ये भी इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे इसको, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये भी कटायन की तरह बिहेव करेगा हमेशा, क्या बोला मैंने, ये आपका कार्बोकटायन की तरह बिहेव करता है, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये ये थे अपने पास इंटरमीडिएट्स जो बॉन्ड क्लीवेज से आप फॉर्म कर रहे होते हैं। बॉन्ड तोड़ेंगे तो अपने पास ये वाले इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, बताओ, अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो ये सारी चीजें अपने पास हो रही होती हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं अपने पास इफेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो हमको चाहिए होंगे जीओसी के अंदर, जिसके लिए जीओसी पढ़ी जाती है। हम बच्चों बात करेंगे अपने पास, टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ऑर्गेनिक बेहद आसान है अगर आप उसको अच्छे से प्यार से पढ़ेंगे तो। कुछ कुछ बातें याद करनी रहेंगी, वो आपको मैं बताता जाऊंगा भाई क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है। फिर भी पहली बार में कोशिश करना समझने के लिए जितना हो सके। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कि भाई हमें बेसिकली किसी भी रिएक्शन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस करेंगे, अपनी जगह से मूव करेंगे, और वहां से अपने पास सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे इंडक्टिव होता है, रेजोनेंस होता है, सारे इफेक्ट्स आते हैं बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर्स, दैट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फैक्टर्स। उसमें क्या रहेगा अपने पास, so these are effects caused due to displacement of electrons, due to displacement of electrons along the sigma
और पाई बॉन्ड्स, या सिग्मा के थ्रू डिस्प्लेसमेंट होगी या पाई के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो ये इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये इफेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं। एक रहेगा आपका टेम्परेरी, एक रहेगा आपका टेम्परेरी इफेक्ट। एक रहेगा आपका परमानेंट इफेक्ट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस को हमको पढ़ना भी है। परमानेंट इफेक्ट नाम से आ रहा है कि भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेम्परेरी। आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, पता नहीं, हिसाब नहीं पता, कोई इसका कोई वही नहीं है कि है या नहीं है। लेकिन डेफिनेशन में तो आता है, क्लासिफिकेशन तो करते हैं। तो टेम्परेरी का मीनिंग क्या है, बेसिकली पढ़ेंगे इसको भी, लास्ट में समझा दूंगा कि टेम्परेरी मीनिंग क्या होता है। लेकिन अभी समझ लीजिए कि किसी के प्रेजेंस में कोई चीज होना, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी। कोई एक्सटर्नल फैक्टर है तो ये इफेक्ट काम कर रहा होगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है तो इफेक्ट काम नहीं कर रहा होगा। एंड व्हाट इज परमानेंट, कोई इसे देखे या ना देखे ये अपना काम करेगा हमेशा। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल कोज परमानेंट इफेक्ट हमेशा काम करेगा, चाहे उसे कोई वॉच कर रहा हो या कोई उसको देख रहा हो या ना देख रहा हो। टेम्परेरी इफेक्ट कैसे है, उसको देखेगा तो ही वो काम करेगा। जैसे आपको देखे तो तभी आप पढ़ाई करते हो, बिना कहे आप पढ़ लो तो आप परमानेंट कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। सो छोटी सी बात, लेकिन मैं इसको हटाता हूँ, क्या बोलूंगा मैं, दिस इफेक्ट टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। अच्छा, कैसे रहेगा सर, बाद में देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इन साइड में छोटी सी बात की मैंने, बता दूंगा। परमानेंट में क्या रहेगा भाई, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो या ना हो, दिस इफेक्ट विल बी ऑपरेटिव। सो दिस इफेक्ट्स, और हमको ये पढ़ने होते हैं, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इफेक्ट विल बी ऑपरेटिव इन एनी केस, मतलब कोई फैक्टर बाहर हो या ना हो, किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर चीजें स्मूथली चल रही हैं, चीजें फेवर करेंगी, तो दिस इफेक्ट विल बी शोन, ठीक है। तो हम परमानेंट इफेक्ट की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। अब परमानेंट इफेक्ट के अंदर मैं फर्दर चीजों को क्लासिफाई करने वाला हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो। परमानेंट इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सर मुझे बताइए कि परमानेंट इफेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। हम इसके अंदर तीन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चों ने इसका नाम सुना भी होगा। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्शन के थ्रू होता है इंडक्टिव इफेक्ट। आप बिगड़े होगे तो मैं बिगड़ जाऊंगा, आप अच्छे होगे तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। इंडक्शन, प्रभाव, किसी का प्रभाव पड़ेगा आपके पास। दूसरा रहेगा आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का फेमस इफेक्ट है ये, रेजोनेंस इफेक्ट, या इसको आप बोल सकते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एंड माइनस हम चेक करते हैं अपन इसमें। मीजोमेरिक इफेक्ट काफी शानदार है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। एंड रेजोनेंस इफेक्ट विल टेक मी अराउंड 2-3 लेक्चर्स, ठीक है। शुरू तो आज किया लेकिन इट विल टेक टाइम, अच्छे से डेप्थ में जाएंगे तो। थर्ड इज हाइपर कंजुगेशन, आम नाम का हाइपर है, कुछ खास नहीं है। हाइपर कंजुगेशन, अच्छा, एक ब्रीफ कर रहा हूँ कि तीनों में क्या होने वाला है, ताकि आपके पास एक माइंडसेट रहे कि हाँ तीनों में ये चीज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो कोर पॉइंट क्या रहेगा उसकी बात कर रहा हूँ। भाई तीनों में आप इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की तो बात कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। आपने क्या बोला कि हम इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो भाई इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे, हाँ सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी तीनों के एक एक करके बात करेंगे, लेकिन अभी एक बस एक क्लासिफिकेशन करने के लिए, वाया सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को प्रोवाइड करने के लिए, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करवाने के लिए। पाई बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट में कोई रोल नहीं है, पहली बात तो। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे होंगे या ट्रांसफर हो रहे होंगे वाया सिग्मा बॉन्ड। रेजोनेंस में क्या करेंगे, म्यूजिक मैरिज में क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास
इलेक्ट्रॉन से अपने पास मूव करेंगे, या अपने पास इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे अपने पास इस तरीके से यहाँ पे इस तरफ रेजोनेंस में। तो भाई रेजोनेंस में क्या होता है कि पाई बॉन्ड भी काम में लिए होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल भी काम में लिए होंगे, तो क्या बोलेंगे अपने पास, क्या बोलेंगे अपने पास, पाई इलेक्ट्रॉन्स पोलराइजेशन, यस, पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन ड्यू टू वैकेंट। भाई इसके लिए वैकेंट पी या वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए। कौन सा वाला सर, सारी बातें की जाएंगी, आराम से बता रहा हूँ। हाइपर कंजुगेशन क्या रहेगा, हाइपर कंजुगेशन में क्या रहेगा, हाइपर कंजुगेशन में भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स ही पोलराइज करेंगे, वही मूव करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन। गर्मी बहुत हो गया अभी दिल्ली में, चल गया भाई तुझे क्या हो गया। ड्यू टू सिग्मा, कौन सा वाला सिग्मा, सिग्मा सी एच, क्या बोला मैंने, हाइपर कंजुगेशन के अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ही पोलराइज करेंगे, वही मूव करेंगे, बट हेल्प लेंगे सिग्मा की, कैसे लेंगे देखेंगे, विल सी दैट। तो इंडक्टिव में क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वाया सिग्मा बॉन्ड। मेसोमेरिक में पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या पोलराइज करेंगे, आप बोल सकते हैं, हैविंग ड्यू टू वैकेंट पीएनडी ऑर्बिटल। हाइपर कंजुगेशन में अगेन आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। सर मुझे बताइए कि सर पोलराइज सबसे ज्यादा कौन करेगा, सबसे ज्यादा मूवमेंट किसकी होगी सर, तो मैं देखो पाई बॉन्ड्स के थ्रू मूवमेंट काफी ज्यादा रहती है, बिकॉज दीज बोन्स आर वीकर, तो वीक बोन रहेंगे तोड़ना आसान रहेगा, तो जल्दी मूव कर सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बोलेंगे भाई। तो अगर हम कंपेयर करेंगे भाई तीनों में सबसे बढ़िया इफेक्ट कौन सा, सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा है, इट विल बी रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। क्या बात कर रहा है, हाँ स्ट्रेंथ की बात कि भाई कहाँ डिस्प्लेसमेंट या कहाँ पोलराइजेशन ज्यादा रहेगी, सो रेजोनेंस में इट विल बी हाईली, देन हाइपर कंजुगेशन, देन द लीस्ट इज इंडक्टिव। और हमें क्वेश्चंस में इसी ऑर्डर में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो प्लीज मेंशन कर लो, इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझा दूंगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन आएगा वो तो ना बोलेगा कि मुझे मेरे ऊपर इंडक्टिव चेक करो, मेरे ऊपर रेजोनेंस चेक करो, हम सब चेक करते हैं। ऑर्डर ये रहेगा कि अगर रेजोनेंस डोमिनेट कर रहा है तो उसके थ्रू आंसर्स किए जाएंगे, अगर वो नहीं है तो वील चेक हाइपर कंजुगेशन, अच्छा वो भी नहीं है तो देन वी हैव टू गो फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ये मेरा कहने का मीनिंग है, ठीक है, ठीक है बोलो। अब शुरू करें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, चलो शुरू करते हैं अपनी बातों को इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव, भाई इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा अपने पास कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को आप पोलराइज कर रहे हो, आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर पा रहे हैं, जैसे एग्जांपल देखिए एक बार ध्यान से, आपके पास एन ब्यूटेन है, ठीक है, लाइक दिस, बोलो। इस लास्ट में अगर मैं एच को कंपेयर करूं तो एच और कार्बन का यहाँ बॉन्ड रहेंगे भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रहेंगे, बोलो ठीक है। अगर मैं इस एच को रिप्लेस करके यहाँ पे फ्लोरीन लगा देता हूँ, क्या बोलूं मैं, अगर मैं उस एच को हटा के फ्लोरीन यानी कि फ्लोरो ब्यूटेन की बात कर लूं मैं, तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, इसी बॉन्ड में एच को हटाए एफ लगा दिया, क्या फर्क पड़ता सर, फर्क तो पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा सर, भाई पहले इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और एच के ऑलमोस्ट बीच में थे, अब चूंकि एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बोला मैंने, चूंकि हमारा एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो टुवर्ड्स फ्लोरीन मूव कर जाएगा या डिस्प्लेस कर जाएगा, बोलो यस और नो। तो हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है, बताओ, हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उस इलेक्ट्रॉन पेयर की, बोलो, इसी को तो बोला गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट।
एफ ने ऐसा क्या किया, एफ ने बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंडक्टिव इफेक्ट में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर काम में ले रहे होते हैं। किसकी किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट काम में ले रहे होते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा उस बॉन्ड के और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करवा देगा इस तरह से। तो मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से क्या होगा सर, ये बताइए मुझे। ठीक है, ऐसा किया मैंने। तो मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स एफ जाएंगे तो एफ पे हल्का सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, बोलो। हो सकता है, बोलो। हाँ सर। अगर एफ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा तो उसके विपरीत जो कार्बन है जिसके इलेक्ट्रॉन्स दूर जा चुके हैं उस पे डेल्टा प्लस आना चालू हो जाएगा, बोलो। हाँ। और इसके देखो, ये वाला बॉन्ड भी तो है, ये वाला बॉन्ड भी तो है, ये वाला बॉन्ड भी तो है। सबको खबर मिली है मार्केट में कि भाई उस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स खींचे गए हैं। इन सब के इलेक्ट्रॉन्स भी हल्का हल्का पुल फील करेंगे, वो है तो उसी चेन का पार्ट। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो उन सब के इलेक्ट्रॉन्स भी हल्का सा पुल फील करेंगे इस तरफ। तो इन पे भी कुछ चार्ज आएगा, हल्का सा आएगा चार्ज। तो यहाँ डेल्टा डेल्टा प्लस मान लो इस तरीके से, डेल्टा 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 प्लस एंड सो। तीन कार्बन के बाद हमारा इंडक्टिव इफेक्ट को हम जनरली हटा देते हैं, मान लेते हैं कि खत्म हो गया होगा। इस पे सबसे ज्यादा चार्ज आएगा, बोलो ये सुनो, बिकॉज इस पे ही इसी के बॉन्ड पे प्रभाव पड़ा है। इस पे चार्ज थोड़ा कम आएगा, इस पे चार्ज और कम आएगा, बोलो हाँ या ना। तो मैं अगर पूछूं कि भाई डेल्टा प्लस ज्यादा रहेगा, बोलो हाँ यस। डेल्टा डेल्टा प्लस उससे कम, लास्ट में डेल्टा 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 में बहुत प्लस बहुत कम चार्ज है। कंप्लीट चार्ज नहीं है बेटा, दिस चार्ज इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आने की वजह से, एटम आने की वजह से पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ पुल करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ चुके हैं, मूव कर चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो यानी कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से या किसी ग्रुप की वजह से ये वाला काम हो सकता है। कोई अकेला एटम हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, या कोई बड़ा ग्रुप हो, NO2 ग्रुप आ जाए, NH2 ग्रुप आ जाए, इस तरीके से तो ग्रुप्स या एलिमेंट ये वाला काम कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट शो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? परमानेंट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है तो परमानेंट ही, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज अगर वहां फ्लोरीन आ गया तो ये काम हो जाएगा, किसी और बात पे डिपेंड नहीं करेगा, सो इट इज परमानेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक आपको अच्छी लैंग्वेज मिल जाएगी, एनी कोवेलेंट बॉन्ड, यस। आयनिक बॉन्ड की थोड़ा ना बात करेंगे, बॉन्ड होगा तो कोवेलेंट रहेगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डेल्टा इन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। तो वी हैव अ मेजर डिफरेंस, वो डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुल कर गए। यस वन, यस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ अटैच्ड एटम। हाँ सर, ये तो सही लग रहा है सर। तो आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं अगर आपके सामने सवाल बनता है तो। आप ये डेफिनेशन, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लूंगा मैं, उससे पहले कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ। तो क्या सीखा आपने कि भाई ये परमानेंट इफेक्ट है, पहली बात। टेक प्लेस ओनली इन सिग्मा बॉन्ड, आई बॉन्ड हो या ना हो उसका कोई रोल नहीं है आने वाले इसके अंदर। ठीक है, टेक प्लेस वाया इनका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और अभी तो आपने बताया कि सर जितना पीछे जा रहा हूँ प्लस चार्ज कम हो रहा है, यानी कि पहले कार्बन में ज्यादा प्रभाव पड़ा, ज्यादा इंडक्टिव, ज्यादा इंड्यूस हुआ वो, दूसरा कार्बन कम इंड्यूस हुआ उसके बाद, यानी कि इंडक्शन कम हो रहा है डिस्टेंस के साथ। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट रहेगा। अच्छा हाँ, ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट रहेगा, ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट रहेगा। ठीक है।
हाँ, जितना डिस्टेंस दूर हो जाएगा उसका प्रभाव उतना कम हो जाएगा। और 3 कार्बन के बाद हम मान लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। ये अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अब भाई इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में और कुछ बातें, यस अभी तो बातें शुरू हुई हैं। अपने आप में इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। इसको मैं आई बोल रहा हूँ सिंबल के लिए, इंडक्टिव के लिए, ठीक है। दो टाइप का रहता है। एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव। एक को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, इसका मीनिंग सर समझाएंगे अभी मीनिंग भी। दो टाइप का रहेगा अपने पास, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। सारी बातें की जाएंगी अपने पास। अगर मैं प्लस आई की पहले बात करूं, तो यहाँ देखो एक एग्जांपल है इसको दिखाने के लिए। मान लो यहाँ पे अपने पास कोई एटम है, ठीक है। एटम ए मतलब कोई एटम है, या पूरे पूरे ग्रुप, कोई जी मतलब ग्रुप। एटम मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आ जाए, ग्रुप मतलब पूरा को बड़ा ग्रुप आ जाए, NH2 NH3 COH। अच्छा सा, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। कंपैरिजन कर रहा हूं मैं इसको इसके साथ, एच के साथ। अगर ये जो एटम या ग्रुप है, उसका जो रेट है इलेक्ट्रॉन पुल करने का, उसका जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की या इलेक्ट्रॉन ना लेने की, उसकी बात हो रही है। मान लो कि अपने पास जो ए और जी ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो अपने पास एच के हैं, तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ एच। यानी कि एच का रेट है इलेक्ट्रॉन पुल करने का। हर एटम का अपने रेट होता है, कम या ज्यादा रहेगा। और यहाँ आएगा रेट ऑफ ए या जी, यानी कि एटम या उस ग्रुप का रेट रहेगा इलेक्ट्रॉन पुल या पुश करने का। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। अगर हमारा एच का रेट ज्यादा पाया गया उस ए या जी के रेट से, तो बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट है। क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट है। क्या बोलेंगे इसको? प्लस आई इफेक्ट। यानी कि कार्बन ही, यानी कि कार्बन चेन को ही आप उल्टा से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया आपने। यस और नो? यानी कि एच से भी कमजोर ग्रुप है। कमजोर का सेंस मतलब यही नहीं कि वो उस सेंस में कमजोर है। कमजोर का मतलब है कि उसकी शक्ति नहीं खींचने की, यानी कि बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या ग्रुप यहाँ जुड़े हुए हैं। कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ जुड़े होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को फेंकेंगे, दूर दूर फेंकेंगे। उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। यानी कि अगर रेट ऑफ ए या जी, यानी कि एटम या ग्रुप का रेट बहुत कम हो जाएगा खींचने का, एच से भी कम हो जाएगा, तो जो सामने वाली पार्टी है, कार्बन है, वो ही डेंसिटी वापस खींच लेगा, तो उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। इसके विपरीत अब समझ जाओगे आप। इसको समझाऊंगा माइनस से समझ जाओगे यार, अब देखो आप समझ जाओगे। मान लो वही ग्रुप ए और जी है, बढ़िया इस बार आया, नहा दो क्या है, इस बार तैयार हो क्या है, और ये एच बैठा है। ये एच का रेट रहेगा कुछ खींचने का। अब जो आपका जो एटम है या ग्रुप है, इसने, ये काफी शक्तिशाली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप बन चुका है, तो उसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लिए, और काफी ज्यादा रेट से पुल किए हैं। यानी कि रेट नाउ ऑफ दैट ए एंड जी ग्रुप, rate now of that A oblique G group is more than rate of H group। किस रेट की बात कर रहे हैं सर आप? इलेक्ट्रॉन पुल या पुश रेट की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, डिफरेंस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, किस रेट से आप खींच रहे हैं उसकी बात हो रही है। अगर उस ए या जी ग्रुप का, एटम या ग्रुप का अपने पास ज्यादा रेट रहेगा एच के मुकाबले, तो हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, वो ग्रुप्स माइनस आई ग्रुप्स रहेंगे। और अगर उसका रेट कम हो गया एच के मुकाबले, तो वो ग्रुप्स प्लस आई ग्रुप्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो एक लिस्ट बनेगी अभी, प्लस आई ग्रुप्स, माइनस आई ग्रुप्स के नाम से। रेफरेंस हमारे पास एच का है, क्या बोला मैंने? एच का इंडक्टिव इफेक्ट को हम जीरो मान लेते हैं कहने के लिए, रेफरेंस के लिए। एच से ऊपर वालों की बात अलग होती है, एच से नीचे वाले की बात अलग होती है, आप ऐसा मान लीजिए। अगर कोई एटम एच से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींचेगा, तो वो आ जाएगा माइनस आई ग्रुप्स के अंदर। अगर कोई एटम एच से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पुश करेगा, तो इसमें आ जाएगा अपने पास प्लस इफेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों की बात करते हैं अभी। एक ऑर्डर आपके सामने मैं लिखवाता हूँ। एक आपको चीज बतानी है मुझे। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल आपके लिए। पहली बात तो कंपैरिजन होगा सेम टाइप ऑफ स्केलेटन में।
मान लो एक क्लोरो हेक्सेन अपने पास साइक्लोक्लोरहेक्सेन रहेगा और सिंपली अपने पास हेक्सेन रहेगा। तो यहाँ आप कंपेयर करेंगे कि साहब Cl के आने की वजह से क्या रहेगा बताओ। H है, H कुछ नहीं कर रहा, H इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल यू कैन से। Cl आ गया तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश पुल करेगा अपनी तरफ। अच्छा, तो Cl एक माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो रेफरेंस क्या लिया, H को मान के रेफरेंस लिया, सेम ढांचे में रेफरेंस लेना आपको। जैसे कोई बच्चा बोले सर कि ये बेंजीन लगा लो, मान लो इसके अंदर, तो ये बेंजीन मान लीजिए आप। सो वी हैव क्लोरोबेंजीन एंड सर दिस इज सपोज वी हैव बेंजीन, ठीक है। तो रेफरेंस आपका सेम होना चाहिए। आप इसको इससे कंपेयर नहीं कर पाओगे ना, ना आप इसको इससे कंपेयर कर पाओगे। तो स्केलेटन मस्ट बी सेम, रेफरेंस मस्ट बी सेम, ताकि आपके पास ग्रुप्स का अच्छा आइडिया हो जाए। हालांकि ये सब नहीं करना होता अपने को सिर्फ ग्रुप्स याद करने होते हैं कि ये माइनस ए ग्रुप है, ये प्लस ए ग्रुप है, और आगे जब सवाल करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड तब सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप किसी को भी कंपेयर करने बैठ जाएंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे भाई ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट के बारे में, कि भाई किसका माइनस आई शक्तिशाली होगा, किसका माइनस आई कम होगा। क्योंकि भाई जिसका माइनस आई ज्यादा होगा, जिस ग्रुप का एटम का, वो ज्यादा खींचेगा, बाकी वाले कम खींचेंगे। ज्यादा खींचेगा मतलब उसका रेट विल बी हाइयर, रेट ऑफ माइनस इफेक्ट विल बी हाइयर। ये वाली बात है। एक ऑर्डर रहेगा आपके लिए, इसको आपको याद ही करना रहेगा। नोट आपके लिए लिखवा देता हूँ, NF3 माइनस, माइनस नहीं प्लस। अच्छा, इससे ज्यादा रहे, इससे कम, सबसे हाईएस्ट ये रहेगा, इससे के बाद रहेगा आपके पास NR3 प्लस। आर मतलब मिथाइल या इथाइल ग्रुप हो सकता है। इसके बाद आपका रहेगा अपने पास इस तरीके से, जैसे ये है NH3 प्लस। सर फ्लोरीन कहाँ गया, क्लोरीन कहाँ गया, बेटा किसी एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। देखो ना, तीन तीन फ्लोरीन है और ये एक एन है, तो पूरे ग्रुप बन चुका है, दिस इज द ग्रुप जी। तो ये चारों मिलकर खींच रहे होंगे एक साथ, तीन एफ खींच रहे हैं, आगे से एन एन भी खींच रहे हैं, ये कहने की बात है। तो काफी ज्यादा माइनस इफेक्ट दिखाएगा, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन आपके पास आएगा NO2, देन साइनाइड, देन आपके पास आएगा COH, देन इसको आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ से आपके पास आ जाएगा COR, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा OR, और मतलब OCH3, O3+5, इस तरीके से मिथॉक्सिन थॉक्सिन। देन आपका आ जाएगा हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, देन आपके पास आ जाएगा NH2 अमीन ग्रुप, सी पे डूमोल CH, ये भी काफी अच्छा खासा नेगेटिव ग्रुप हो जाता है। देन आपके पास फिनाइल रिंग आ जाएगी, फिनाइल, आपके पास आ जाएगा CH डबल CH। याद करना है OH का माइनस आई कम रहेगा OR से। क्या बोला मैंने, OH का माइनस आई कम रहेगा OR से। ये बात पता होगी तो ही सवाल हो पाएगा सवाल। प्लीज रिमेंबर दिस, इस पे लॉजिक मत लगाना कि सर कैसे बताओ मुझे, कैसे तो मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी बात तो हम बता ही नहीं पाएंगे ना कैसे। भाई फ्लोरीन ज्यादा है, क्लोरीन से पता है सबको, फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, तो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप एज कम्पेयर टू क्लोरीन या ब्रोमीन। लेकिन अब सबकी तो मुझे वैल्यू नहीं पता ना, मुझे एलिमेंट की तो वैल्यू पता है, मान लो पॉलिंग स्केल पे, और मुझे ग्रुप की वैल्यू थोड़ा ना पता है कि NF3 की बताओ कितनी होगी, NO3 की बताओ कितनी होगी। बस मुझे इतना पता है कि किसी एलिमेंट पे जो ऑलरेडी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे नाइट्रोजन इज ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर प्लस चार्ज आ गया तो वो और ज्यादा भीषण इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस वाले इसलिए आगे आ रहे हैं। फिर आपके सब पे याद ही करना पड़ेगा, NF3 प्लस, NO3 प्लस, NH3, NO2, CN, फ्लोरो ब्रोमो आईडी, एस्टर, इस तरीके से OR OH, इस तरीके से याद ही करना पड़ेगा। इसमें आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको आप ना याद करेंगे, बार बार देखोगे, बार बार याद करोगे तो याद हो जाता है, ठीक है। कुछ इफेक्ट्स के ऑर्डर आप याद करोगे तो आप बेटर कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि इनके बिना आप सवाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर याद रहेगा तो आप बेटर जल्दी सवाल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरे कहने का पर्पस रहेगा, ठीक। बोलो। सिमिलरली एक बार आप प्लस आई इफेक्ट की सीरीज भी देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे, देने वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने वाले थे माइनस आई के, तो ये देंगे डोनेशन, किसी कार्बन चेन को डोनेशन करेंगे ये वाले ग्रुप,
और वो वाले ग्रुप क्या कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे। प्लस ए ग्रुप क्या होंगे, प्लस इफेक्ट, दे विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे। अगर किसी एटम पे माइनस चार्ज आ जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्यों, पहले से माइनस आ चुका है तो वो क्यों खींचेगा सामने वाले पार्टी से। अभी तुम्हारा पेट पहले से भरा हुआ है तो तुम एक्स्ट्रा खाना क्यों खाओगे, उल्टी हो जाएगी। वही बात है कि आप फिर उल्टा काम करोगे ना, प्लस आई शो कर दोगे माइनस आई की जगह पे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, CH2 माइनस। ना माइनस आने से देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, डोनेशन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फिर आ जाएगा आपके पास NH माइनस। कार्बन के ऊपर माइनस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, वो तो फटाफट देगा वापस उसको कि भाई ले जाओ यहाँ से, फटाफट ले जाओ। एन के ऊपर माइनस अगेन स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस स्टेबल नहीं होता। फिर यहाँ से आएगा आपका O माइनस, फिर यहाँ से CO। लॉजिक है हर चीज का, लेकिन लॉजिक अभी समझाने बैठूंगा ना बेटा तो काम नहीं बनेगा। ये बात आपको बता रहा हूँ मैं। 3 डिग्री ठीक है, बोलो। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2 डिग्री, यहाँ से अपने पास आ जाएगा ये इथाइल, कार्बन चेन है, कार्बन चेन डोनेशन वाली चेन मानी जाती है कि भाई कार्बन चेन तो देने वाले रहेंगे, सो दे विल प्रोवाइड डेंसिटी टू द सामने वाली पार्टी। तो 3 डिग्री का प्लस आई ज्यादा है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा है 1 डिग्री से। एक और नोट के फॉर्म में लिख लो इस बात को, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करेंगे तो अब क्लियर रहेगा। क्या नोट डालेंगे भैया, नोट ये है एच का इंडक्टिव इफेक्ट को हम ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, बिकॉज रेफरेंस है ये अपने पास, क्या है रेफरेंस रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम इस पे सवाल करेंगे बच्चों, ठीक है। और वीडियो जल्दी मिल जाएगा, आप नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। आप हो सकता है आजकल में मिल जाए आपको, वो लंबी वीडियो रहेगी, ठीक है, 1 घंटे से ऊपर की रहेगी, ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी। इसमें आपको सिर्फ मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का बताया है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे और रेजोनेंस के ऊपर चलेंगे। अगर आपके सामने आ जाए ट्रीटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन, इन तीनों का ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। जैसे कि एग्जाम में आ जाएगा भाई CT3 आपके पास, CD3 आपके पास, और आपके पास है CH3, बताओ किसका प्लस है ज्यादा है। तो CD3 का ज्यादा रहेगा, फिर CD3 का, फिर CH3 का, बिकॉज ट्यूटियम इज मोर हेवियर। हेवीनेस की वजह से क्या होता है, बॉन्ड स्टेबल हो जाता है, और बॉन्ड स्टेबल है तो बॉन्ड से डोनेशन करना आसान रहेगा। एच काफी हल्का रहता है तो बॉन्ड में वाइब्रेशन ज्यादा होती है, और वाइब्रेशन को ज्यादा रहेंगी वाइब्रेशन तो डोनेशन या डिस्प्लेसमेंट कम हो जाती है। तो ये लॉजिक हम दे सकते हैं इसके अंदर, पर एट द एंड आपको याद होना चाहिए। तो मैंने आपको सिर्फ अभी रेफरेंस बताया, अभी आपको मैंने सिर्फ बताया है कि क्या प्लस आई होता है, क्या माइनस आई रहेगा। नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देख लेंगे अच्छी तरीके से। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप, ठीक है। और क्या था, हाँ, याद करके आएगा भैया, याद नहीं करोगे ना कुछ नहीं होने वाला। मुझे याद नहीं है लेकिन मैं सवाल कर लेता हूँ, तो जब सवाल सामने आता है तो अपने पास उस टाइम लॉजिक लग जाता है। लेकिन अभी आप थोड़े छोटे हैं, अभी अपने को शक्तिमान ना समझे, ठीक है, थोड़ा चीज़ों को कस्टमाइज कर लो अपने हिसाब से, ढाल लीजिए, तो समय के साथ आप चीज़ों को समझ जाओगे कि हाँ यार इसका इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है, इसका इफेक्ट कम होता है। अभी लेकिन पहले स्टेज पे चीज़ें करने के लिए, चैप्टर में मूव करने के लिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना लॉजिक में जाओगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, टेक केयर।